मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया कॉन्सेप्ट ओवरव्यू 10 लेक्चर नंबर 10 में हम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 90 और 91 पर MCQs को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, एक्सरसाइज के MCQs बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये बोर्ड में फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर होते हैं कि टीचर्स इनमें से आपको MCQs देते हैं, और ख़ासकर ऐसी किताबें जो बिल्कुल नई आई हुई हों तो बोर्ड वाले यही कोशिश करते हैं कि आधे MCQs तो बुक की एक्सरसाइज में से ही दे दें। तो लिहाजा आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं ना सिर्फ आपको MCQs की ऑप्शन बताऊंगा बल्कि हम उसका रीज़न भी डिस्कस करेंगे कि वाई आर वी चूजिंग दिस आंसर। तो जनाब, पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर वेरी हाई। कहता क्या होगा अगर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड्स बहुत ज़्यादा तेज़ हों तो क्या होगा। तो जनाब, डायनामिक इक्विलिब्रियम बहुत जल्द आ जाएगा। द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल रीच वेरी सून। तो अगर फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन की स्पीड्स बहुत ज़्यादा हाई हों तो इसका जवाब है इक्विलिब्रियम पॉइंट बहुत जल्दी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम उस वक्त को कहते हैं जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हुई हो। तो जनाब, इफ़ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, द सिस्टम विल रीच इक्विलिब्रियम quickly because both processes happen rapidly until the rates become equal। ठीक है जी। अब आ जाएं सेकेंड MCQ। कहता है प्रिडिक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। कहता है हवा के कंपोनेंट्स को प्रिडिक्ट करें जो रिएक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग में। मतलब बिजली चमकने पर हवा के वो गैसेस जो आपस में रिएक्ट करती हैं उनके नाम लिखें। तो जी हाँ, ये तो हमारी किताब के अंदर भी मौजूद था, ये तो हमारे चैप्टर में भी मौजूद था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो दो गैसेस हैं जो लाइटनिंग की मौजूदगी में, दैट इज़ बिजली चमकने की मौजूदगी में, आपस में रिएक्ट करके तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड बना देती हैं। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। लाइटनिंग प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी। लाइटनिंग बिजली बेहतरीन किस्म की एनर्जी दे देती है जिससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर के ट्रिपल और डबल बॉन्ड्स टूट जाते हैं जो अलाउ करते हैं कि ये आपस में रिएक्ट करके NO बना दें या फिर NO2 बना दें। अब आ जाए जनाब अगला MCQ। एन ऑर्गेनिक केमिस्ट प्लेस 1 मोल ऑफ PCl5। कहता है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट जो है वो एक जगह PCl5 ले लेता है कंटेनर के अंदर और उस कंटेनर का नाम A रखता है। तो A नाम के कंटेनर के अंदर, A नाम की बोतल के अंदर वो PCl5 रख देता है और उसका 1 मोल रखता है। और दूसरा है जी कंटेनर B। कंटेनर B में 1 मोल क्लोरीन का रख देता है और 1 मोल PCl3 का रख देता है। ठीक है। तो जनाब दो कंटेनर्स हैं, एक में सिर्फ PCl5 रखा हुआ है और दूसरे कंटेनर में Cl2 और PCl3 रखा हुआ है। कहता है बोथ द कंटेनर्स वर सील्ड। दोनों को अलग अलग उनके मुंह बंद किए गए एंड हीटेड टू द सेम टेम्परेचर। और दोनों को सेम टेम्परेचर तक हीट किया गया ताकि दोनों कंटेनर A में भी और B में भी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाए। कहता है गेस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर्स इन बोथ द कंटेनर्स। अब मेरा बेटा याद रखो, PCl5 को गर्म करें तो वो Cl2 और PCl3 में टूटेगा। PCl5 को गर्म करें तो वो Cl2 और PCl3 में टूटेगा और फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब PCl3 और Cl2 वापस PCl5 बना देंगे। तो कंटेनर A में फॉरवर्ड रिएक्शन होगा कि PCl5 टूट रहा है Cl2 और PCl3 में, और बेटा रिवर्स होगा कि PCl3 और Cl2 आपस में जुड़कर वापस PCl5 बना रहे हैं। जबकि कंटेनर B में फॉरवर्ड रिएक्शन होगा कि PCl3 और Cl2 मिलकर PCl5 बना रहे हैं, और बेतरजी रिवर्स रिएक्शन में PCl5 वापस टूटकर Cl2 PCl3 बनेगा। दूसरे लफ्ज़ों में, एक कंटेनर A में अगर मैं रिएक्टेंट लेकर प्रोडक्ट बनाऊं और कंटेनर B में प्रोडक्ट रख के रिएक्टेंट बनाऊं और दोनों तरफ अगर इक्विलिब्रियम आ गया है तो ये इक्विलिब्रियम इसी तरह चलता रहेगा। तो जनाब इसकी ऑप्शन A है कि बोथ द कंटेनर्स विल हैव द सेम कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर्स। वजह ये है कि आप कंटेनर A में रिएक्टेंट लेकर रिएक्शन शुरू करवाओ या आप कंटेनर B में प्रोडक्ट लेकर आप रिएक्शन शुरू करवाओ। A और B में दोनों जगह सेम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बन जाएंगे क्योंकि दोनों ही रिएक्शंस क्या है, रिवर्सिबल हैं। तो जनाब एट इक्विलिब्रियम द कंपोजिशन ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन डिपेंड्स ओनली द टेम्परेचर। ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नॉट ऑन स्टार्टिंग मटीरियल्स। हैंस बोथ द कंटेनर्स विल रीच द सेम कंपोजिशन। ठीक है, तो दोनों में सेम कंपोजिशन हो जाएगी। आगे आ जाए जनाब। कहता है कि जनाब कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम, बेटा कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम लाइम है, CaO का दूसरा नाम लाइम है। इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन स्टील, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड
इन एन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। तो बेटा लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़कर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़कर CaO को बनाया जाता है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कहता है चूज द कंडीशंस टू प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइम। मेरा पुत्र कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करें तो आखिर पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। पुत्र जी अगर आप कंटेनर को क्लोज रखकर ये वाला अमल करोगे और कार्बन डाइऑक्साइड अगर एस्केप ना की, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को आपने बाहर ना निकाला तो पुत्र जी ये वाला रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला ना, उसको ना निकाला, तो कार्बन डाइऑक्साइड और CaO आपस में मिलकर दोबारा CaCO3 बना देंगे। तो जनाब इसका आंसर यही है कि आपने कंटेनर को ओपन रखना है और इसकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलने देनी है और इस तरीके से आप मैक्सिमम कैल्शियम ऑक्साइड जो आप मैक्सिमम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ सकोगे कैल्शियम ऑक्साइड में। कहता है हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन एन ओपन वेसल। तो हाई टेम्परेचर पर हीट करते रहो और ओपन वेसल पर हीट करते रहो, तो इस तरीके से क्या होगा कि आप बड़े आराम से जो है वो इसका मैक्सिमम अमाउंट अचीव कर लोगे। सो हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन एन ओपन वेसल। हाई टेम्परेचर फेवर्स डीकम्पोजिशन। हाई टेम्परेचर क्योंकि ये हाई टेम्परेचर लेगा तो टूटता रहेगा ना, और ओपन वेसल रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट, शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एंड इंक्रीजिंग कैल्शियम ऑक्साइड प्रोडक्शन। अगला है जी व्हाट कंडीशन शुड बी मेट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन टू अचीव द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कहता है वो कौन सी कंडीशंस हैं जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन को अचीव कर लेनी चाहिए ताकि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाए। तो इसका आंसर सी है द कंसनट्रेशंस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स शुड बिकम कांस्टेंट। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जब मिकदार में कोई चेंज नहीं आ रही होगी, बेटा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स में कमी आती जाती है और वो प्रोडक्ट्स में तब्दील होते जाते हैं, तो प्रोडक्ट्स की मिकदार में बढ़ोतरी आती जाती है, मतलब प्रोडक्ट्स बढ़ते जाते हैं। तो जब आप नोटिस करो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार में ना तो कमी आ रही है और ना ही उनमें बढ़ोतरी आ रही, तो आपने कह देना है कि लें जनाब ये जो है ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ चुकी है। एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रेट्स आर इक्वल, जिसकी वजह से उनकी मिकदारें, उनकी कंसनट्रेशंस, उनकी क्वांटिटीज़ ऑफ ऑल सब्सटेंसेस रिमेन अनचेंज्ड। लें जी MCQ नंबर 6 है वाई डज द गैस स्टार्ट कमिंग आउट व्हेन यू ओपन अ कैन ऑफ फिजी ड्रिंक। कहता है जब फिजी ड्रिंक कहते हैं बेटा पेप्सी को, मिरिंडा को, कोक को, तो जब आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हो अंदर से गैस क्यों निकलती है। कहता है बिकॉज द गैस इज डिजॉल्व्ड अंडर प्रेशर। तो गैस को हमने उस ड्रिंक के अंदर प्रेशर लगाकर उसके अंदर हमने डिज़ोल्व किया होता है। तो बेटा गैस लिक्विड के अंदर अगर डिज़ोल्व है तो प्रेशर की वजह से डिज़ोल्व है। अब जैसे ही आप ढक्कन खोलोगे तो अंदर से जो है वो गैस बाहर निकलती है, क्योंकि उसके ऊपर से प्रेशर आपने ख़त्म किया है, तो वो फिर गैस तो बाहर निकलेगी। तो द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिज़ोल्व्ड इन द ड्रिंक। ड्रिंक के अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व किया होता है अंडर हाई प्रेशर। सो अपॉन ओपनिंग, जब आप उसका ढक्कन खोलते हो वो प्रेशर एकदम ड्रॉप होता है, प्रेशर एकदम नीचे आएगा, नतीजा डिक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी एंड द गैस विल एस्केप। गैस जो है वो बाहर आ जाएगी। फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इन अ क्लोज वेसल। कहता है देखा ये ऊपर भी इसी की मिसाल थी कि कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ा जाता है। अब यहाँ वो कह रहा है कि अगर हम इसको क्लोज्ड वेसल में करें, क्लोज्ड वेसल में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रहेगी, तो हाउ द इक्विलिब्रियम विल बी इफेक्टेड इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर। इसका आंसर होगा कि ये वाला रिएक्शन बैकवर्ड में चला जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर हमेशा गैस पे इफेक्ट करती है, प्रेशर का इफेक्ट हमेशा गैस पर होगा, सॉलिड या लिक्विड पर नहीं होगा। तो जनाब अब आपने देखना है कि जो गैस है वो कहाँ है। तो वो जो गैस मॉलिक्यूल है वो है प्रोडक्ट में। तो जाहिर सी बात है अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड पर पुत्र प्रेशर पड़ेगा, तो नतीजा ये वाला रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन में चला जाएगा। सो इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स द साइड विद फ्यूअर गैस मॉलिक्यूल्स। तो अगर फ्यूअर गैस मॉलिक्यूल्स हुए तो वो गैस जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि गैस का प्रेशर का इफेक्ट गैस पर होता है। सो द बैकवर्ड रिएक्शन कंज्यूम्स अ गैस मॉलिक्यूल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दस रिड्यूसिंग द प्रेशर। अब आ जाए जनाब नंबर 8, व्हेन विल अ रिएक्शन बिकम अ रिवर्सिबल वन। कहता है इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ कंपेरेबल टू दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो एक रिएक्शन रिवर्सिबल कब बनेगा? कहता है जब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कंपेरेबल होगी, मतलब नज़दीक होगी किसके, बैकवर्ड रिएक्शन की। जब दोनों रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी बहुत इक्वल होगी तो जितनी स्पीड से पुत्र फॉरवर्ड होगा उतनी ही स्पीड से क्या हो जाएगा, रिवर्स।
तो फॉर अ रिएक्शन टू बी अ रिवर्सिबल बोथ डायरेक्शंस मस्ट बी पॉसिबल, यानी फॉरवर्ड भी होना चाहिए और रिवर्स भी होना चाहिए. सो दिस इज़ लाइकली व्हेन बोथ रिएक्शंस हैव सिमिलर एक्टिवेशन एनर्जीज. ये तभी हो सकता है जब दोनों रिएक्शंस के स्टार्ट होने की एनर्जी सिमिलर है. कहता है इज रिवर्सिबल रिएक्शन यूज़फुल फॉर प्रिपेयरिंग कंपाउंड्स ऑन लार्ज स्केल. कहता है क्या रिवर्सिबल रिएक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं लार्ज स्केल. कहते हैं बेटा फैक्ट्री के स्केल पर. तो इसका आंसर येस है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस आर यूज्ड इन इंडस्ट्री. जैसे कि एमोनिया बनाई जा रही है टू प्रोड्यूस मटेरियल्स विद एफिशिएंटली अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, लेकिन कंडीशंस को आपने कंट्रोल रखना है. What will happen to the concentrations of the products if a reversible reaction at equilibrium is not disturbed. कहता है अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन पर उसकी जो इक्विलिब्रियम वाली स्टेट पर हम कंसनट्रेशंस ऑफ व्हाट विल हैपन टू दी, क्वेश्चन है जी व्हाट विल हैपन टू दी कंसनट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स. कहता है प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन पर क्या असर पड़ेगा अगर रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पर है उसको कोई डिस्टर्बेंस ना दी जाए, उसकी कोई फिजिकल कंडीशन को डिस्टर्ब ना किया जाए. तो जनाब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की जो मकदारें हैं वो सेम रहेंगी, दे विल रिमेन कांस्टेंट. क्योंकि अगर आप अंदर छेड़ा छारी नहीं कर रहे तो नतीजा किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस अंदर नहीं कर रहे तो उन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मकदारें सेम रहेंगी. लो मेरा बेटा आज की इस वीडियो में इतना ही था. मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस. इसके साथ ही अफजल को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.